तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका राजनीतिक विज्ञान का विषय है, इसका जो आपका सेकंड वाला बुक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति करके, तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना 23 मार्च, ठीक है? 23 मार्च 2026 को जो आपका सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड का पेपर होने वाला है क्लास 12th का, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चंस जो आप देखेंगे पिछले 10 साल का पेपर आप उठा करके देख लीजिए, बार-बार रिपीट होकर के आए हुए हैं, ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे एकदम हैवी वाला कि सर जी सेकंड बुक का वन शॉट का वीडियो लेकर के आइए, सेकंड बुक का वीडियो लेकर के आइए। तो मैं वीडियो इसलिए नहीं ला रहा था बच्चों क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था आपके लिए, ठीक है? अच्छे से मैंने एनालाइज़ किया पेपर्स को, पिछले 10 साल के जो पेपर आए हुए हैं, अच्छे से उन सबको देखा और जो क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होकर के आए हैं ना, वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जिससे कि आपका टाइम बच सके, ठीक है? क्योंकि आपके लिए 1-1 मिनट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास नोटबुक है, जो कि होगा ही, कॉपी होगा आपके पास, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस को ना नोट डाउन कीजिएगा और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा, जय झा 07 करके ये मेरी इंस्टा आईडी है, जिससे मुझे भी तो पता चले कि आप भी डबल वेरिफिकेशन की तरह यहाँ पर याद कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? जो भी बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पे ये सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करके फ़ोटो भेजेगा, तो डेफ़िनिटली मैं उसको अपने इंस्टा स्टोरी में मेंशन करूँगा कि ये बच्चा यहाँ पर अच्छा कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं बच्चों। कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? वह प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है? तो जो चुनाव आयोग का गठन किया गया था, ये जनवरी 1950 में किया गया था और प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी। एक बारी मैं आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिखा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपका एनसीईआरटी का बुक खोल लिया है और सेकंड वाला जो बुक है आपका, उसका जो सेकंड चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ठीक है? इसी चैप्टर को अगर आप खोलेंगे और थोड़ा-सा नीचे आएँगे, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ और सुकुमार सेन जो है पहले चुनाव आयुक्त बने थे बच्चों, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ भी दिखा दिया। कई सारे बच्चों का डाउट रह जाता है डेट वाले क्वेश्चंस के अंदर, इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी में से कई सारी चीज़ें दिखाता हुआ चलूँगा बच्चों, ठीक है? चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यही क्वेश्चन देखिए इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हेन वाज इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है? तो जो आपका इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया था, ये जनवरी 1950s के टाइम पे सेट किया गया था और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो सुकुमार सेन जी थे, ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत में हुए प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व व दबदबा कह लीजिए, इसके होने के कारण बताइए। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला जो 3 आम चुनाव हुआ था, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा देखने को मिला था, कोई और पार्टी उसके टक्कर में थी ही नहीं, ठीक है? तो इसके कई सारे कारण हैं, यहाँ पर मैंने जैसे कि बता रखा है कि सबसे पुरानी पार्टी होना, हमारे देश में देखिए जो पुरानी चीज़ होती है उसके ऊपर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, है कि नहीं? तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी है, इसीलिए लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था। कोई नई पार्टी आती थी तो उसके ऊपर ट्रस्ट बनता नहीं था लोगों का, ठीक है? तो एक ये भी कारण था, पुरानी पार्टी होने के कारण वो प्रथम 3 आम चुनाव के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में सीटें हासिल की और जीत हासिल किया उसने। अगला है स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त होना। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी नेता थे बच्चों, उसमें से बहुत सारे नेता हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए थे। तो एक ये भी कारण है कि प्रथम 3 आम चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला था, प्रभुत्व देखने को मिला था। कोई और पार्टी उसके इर्द-गिर्द आ ही नहीं पाई थी। कोई भी पार्टी उसके इर्द-गिर्द नहीं आ पाई थी, ठीक है? चमत्कारी नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे नेता इस पार्टी के अंदर थे बच्चों। आप देखेंगे कि और पार्टियों के अंदर कोई भी चमत्कारी नेता नहीं थे। चमत्कारी नेता मतलब ऐसे नेता जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो उस टाइम पे, ठीक है? तो नेहरू जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और जो यंग लोग थे ना, जो जवान लोग थे, उनके बीच में तो खासा इन्फ्लुएंस था नेहरू जी का। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के लिए नाम ले लेता हूँ। हमारे यहाँ पर मोदी जी है, ठीक है?
तो मोदी जी कई वर्गों के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है कि नहीं? आज देखेंगे तो आप कहीं न कहीं बच्चे-बच्चे को मोदी जी का नाम पता है। उसी प्रकार से उस टाइम की अगर मैं बात करूँ, जब हमारा देश नया-नया आज़ाद हुआ था, इलेक्शंस वगैरह हुए थे, तो उस टाइम पे यहाँ पर नेहरू जी बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है? और सरदार पटेल जी की तो क्या ही बात करें। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से प्रथम 3 आम चुनावों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी उसका दबदबा, प्रभुत्व हमें देखने को मिला था बच्चों, ठीक है? वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो पे आप लाइक करते हो उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया गिव रीजंस फॉर बीइंग डोमिनेंस, ठीक है? तो आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी ये, ठीक है? लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स देखने को मिला हमें यहाँ पर, और यहाँ पर मिरिकुलस लीडर्स जैसे नेहरू जी, पटेल जी, इस तरह के लीडर्स हमें इस पार्टी के अंदर देखने को मिला। इसीलिए ये जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, फर्स्ट 3 जो जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस का डोमिनेंस हमें देखने को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और जो आपका हिस्ट्री का बोर्ड का पेपर होने वाला है इसकी तैयारी को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इन दोनों ही सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं विथ सॉल्यूशन के साथ। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है बच्चों ये सैंपल पेपर्स, ठीक है? और मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि सैंपल पेपर लेने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ऑलरेडी हजारों की तादाद में यहाँ पर बच्चे सैंपल पेपर्स को ले रहे हैं, तो आप भी स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और सैंपल पेपर्स को ले करके यहाँ पर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बढ़िया बनाइए बच्चों, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस में तो खासा मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, टॉपर भी रह चुका हूँ मैं। और डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर के तहत लीजिएगा, 249 रुपीज़ में दोनों सब्जेक्ट के 30 सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है जी? इस काल के दौरान भारत के सामने कौन सी 2 बड़ी समस्याएं आई? तो देखिए ये जो टाइम पीरियड था बच्चों, इस टाइम पे एक तो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1965 का, नदी जल बंटवारे को लेकर के था ये, और फिर खाद्यान्न संकट हमें देखने को मिली, मानसून की असफलता देखने को मिली, और यही वो टाइम था जब हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को मिला था बच्चों 1960s के टाइम पे, ठीक है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि सिंडिकेट किसे कहा जाता था, ठीक है? तो सिंडिकेट मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं का जो समूह था उसको अनौपचारिक तौर पर यानी अनऑफिशियली तौर पर सिंडिकेट कहा जाता था, ठीक है बच्चों? जैसे आपका एक दोस्त होगा, है कि नहीं? वैसे तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपके क्लास में साथ रहते होंगे, तो वैसे तो उनका नाम कुछ और होता है, लेकिन क्लास में मजाक के हिसाब से उनका नाम कुछ और भी बोल दिया जाता है, जो कि ऑफिशियल उनका नाम नहीं होता है, लेकिन क्लास में ऐसे ही मजाक-मजाक में उनका नाम कुछ और बोल दिया जाता है, किसी और नाम से प्रोनाउंस किया जाता है कि नहीं? तो वो अनऑफिशियली होता है बच्चों। ऑफिशियली आधार कार्ड, पैन कार्ड में देखेंगे तो नाम कुछ और होता है उनका। तो उसी तरह से आप देखेंगे जो सिंडिकेट था, वो कांग्रेस पार्टी के ही भीतर ताकतवर नेताओं का और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, ठीक है? एक ग्रुप था जिसे ही सिंडिकेट कहा जाता था बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कि हु वाज सिंडिकेट? तो सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस पार्टी के ही भीतर जो पावरफुल लीडर्स थे, उसका यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल जो लीडर्स थे उनका एक अनऑफिशियल ग्रुप था बच्चों, ठीक है? यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि ग्रैंड अलायंस से क्या अभिप्राय है, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा, 1971 के चुनाव में गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन बनाया, इसे ही ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। अभी का अगर मैं एग्जांपल लूँ, 2024 का एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। आपको पता है अभी मार्च महीना चल रहा है 2024 का, और अगले ही महीने आपका इलेक्शंस होना है, ठीक है? सेंटर के लिए इलेक्शन होना है, ठीक है? तो उसमें आप देखेंगे कि एक तरफ आपको देखने को मिलेगा बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक साइड में देखेंगे तो भारत के जो भी बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो गया आपका, और भी जो आम आदमी पार्टियाँ हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया, इस तरह से बड़ी-बड़ी जो पार्टियाँ हैं बच्चों, सभी ने गठबंधन बना लिया है, ठीक है? और इनको नाम दिया है इंडिया अलायंस। क्या नाम दिया है बच्चों? इंडिया अलायंस नाम दिया है, और एक साइड में आप देखेंगे तो बीजेपी पार्टी है।
तो जो स्थिति आज आपको देखने को मिल रही है ना 2024 के अंदर, वही स्थिति 1971 के चुनाव के टाइम पे था, ठीक है? जिसके अंदर क्या था कि ग्रैंड अलायंस हमें देखने को मिला था। इसके अंदर जो आपका गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी जो विपक्षी पार्टियां थी, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टियां जो थी, इन्होंने चुनावी गठबंधन बनाया था। इसे ही ग्रैंड अलायंस कहा जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रैंड अलायंस, ठीक है, ये आपका मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन द 1971 इलेक्शन द नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज फॉर्म एन इलेक्टोरल अलायंस, दिस इज कॉल्ड द ग्रैंड अलायंस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और फनी भी है कि आया राम गया राम किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, हरियाणा के एक विधायक जिसका नाम गयालाल था, उन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर कई बार पार्टियां बदल ली थी, जिसके कारण उनका नाम आया राम गया राम प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम गयालाल था बच्चों। अब वो क्या किए कि भैया कुछ ही घंटे के अंदर पार्टी चेंज पे चेंज करते रहे। अगर मैं आज की पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जांपल लेकर के आपको बताऊं तो मान लीजिए कि अभी आम आदमी पार्टी में है, ठीक है, और उसके बाद तुरंत जो है यहाँ पर बीजेपी में चले गए, ठीक है, उसके बाद तुरंत यहाँ पर कांग्रेस में चले गए, उसके बाद तुरंत इधर आरजेडी में चले गए, ठीक है, उसके बाद फिर आम आदमी में आ गए, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में। इस तरह से कुछ ही घंटों के अंदर इन्होंने कई बारी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लिया, बदल लिया, ठीक है। तो इतना बार जब ये बदल रहे थे तो लोगों ने इनका नाम रख दिया आया राम और गया राम, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एक बहुत फेमस कार्टून है इससे संबंधित, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हु इज कॉल्ड आया राम एंड गया राम, ठीक है। तो हरियाणा के एक एमएलए थे जिनका नाम गयालाल था। इन्होंने बहुत रैपिडली कह सकते हैं या बहुत ज्यादा बार कुछ ही घंटों के अंदर, फ्यू आवर्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टी चेंज किया था, इसीलिए इनका नाम जो है क्या पड़ गया, आया राम एंड गया राम के नाम से ये फेमस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंदिरा गांधी ने सकारात्मक नारा दिया अर्थात गरीबी हटाओ, तो वहीं ग्रैंड अलायंस ने क्या नारा दिया, तो ग्रैंड अलायंस ने नारा दिया इंदिरा हटाओ का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इंदिरा गांधी ने कितना अच्छा नारा दिया था उस टाइम के हिसाब से कि गरीबी हटाओ, ठीक है। और ग्रैंड अलायंस आया, गठबंधन आया और उसने सीधा नारा दिया कि भैया इंदिरा को ही हटाओ सीधा, है कि नहीं। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी गेव अ पॉजिटिव स्लोगन, ठीक है, रिमूव पॉवर्टी, व्हाट स्लोगन डिड द ग्रैंड अलायंस गिव, तो यहाँ पर ग्रैंड अलायंस ने कहा था, इनका स्लोगन था इंदिरा हटाओ, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रिवी पर्स की समाप्ति पर इंदिरा गांधी जी चुनावों में जोड़ दे रही थी, इससे क्या अभिप्राय है, तो मतलब आपको बताना है यहाँ पर कि प्रिवी पर्स होता क्या है, ठीक है। कि इंदिरा गांधी जी क्या कर रही थी ना कि इसको हटाने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए चुनाव के अंदर, इलेक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा जोर दे रही थी। तो देखिए प्रीवी पर्स क्या था बच्चों, मैं आपको एकदम क्लियर कट समझा देता हूँ। हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तब हमारा देश एक भारत तो था नहीं, 565 रजवाड़ों के अंदर, प्रिंसिपल स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था। तो उसको एक भारत अखंड भारत बनाया गया, ठीक है। अब एक भारत तो बन गया, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाया गया सभी राजाओं से, और एक भारत के अंदर सभी को जोड़ लिया गया। अब लेकिन एक राजा है तो वो ऐसे नॉर्मल जनता की तरह तो जी नहीं सकता, वो तो राजा है भाई, जाहिर सी बात है, पैसा है उसके पास, पावर है, तो वो ऐसे नॉर्मल जनता की तरह क्यों जिए, ठीक है, या फिर इस तरह से क्यों ज्वाइन हो। तो यहाँ पर बोला गया, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार ने बोला कि आप भारतीय संघ का हिस्सा हो जाइए, आपको एक समय अंतराल तक, या कह लीजिए काफी लंबे समय तक कह सकते हैं कि कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। यही प्रीवी पर्स था बच्चों, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो। इसी के बारे में देखिए बता रखा है कि रियासत के शासक के परिवार को सीमित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर राइट दिया गया कि आप सीमित मात्रा में प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, और सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाते थे उनको, ठीक है। तो ये एंड करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया इंदिरा गांधी ने, चुनाव के अंदर इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया कि भैया ये चीज करते हैं हम लोग, ये चीज करते हैं कि भैया प्रीवी पर्स को एंड किया जाए, और काफी फेमस भी हुआ था ये चीज, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवी पर्स एट द एंड ऑफ विच इंदिरा गांधी वाज एडिंग इन द इलेक्शंस, ठीक है। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले आम चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, वह ईवीएम शब्द का पूरा रूप बताइए, ठीक है। तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है बच्चों, एक तरह का ना ये मशीन होता है जिस पर आप जाकर के वोट दे सकते हैं जब आप 18 साल के हो जाएंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर बच्चे जो क्लास 12th में होंगे उनकी उम्र 18 साल से लेकर के 21 साल तक की होगी। तो अगर अभी तक आपने वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, बहुत अच्छा मौका है अभी का आपका।
और अभी तो बहुत ही अच्छा मौका है, ये मौका तो हर 4-5 साल में एक बार आता है इलेक्शन का, ठीक है। अभी आप वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं और अपना वोट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट कर सकते हैं, जिसको भी आप पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब आप वोट देने जाएँगे ना, तो एक मशीन होता है, मैंने वोट दे रखा है, तो मैंने देखा है एक मशीन होता है जिस पर जाकर के आपको एक बटन दबाना होता है। वहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी का फ़ोटो-वोटो होता है और उस हिसाब से चुनाव चिन्ह वगैरह होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको बटन दबाना होता है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। तो ये जो मशीन होता है जिस पर वोट काउंट किया जाता है, वोट लिया जाता है, इसे ही बच्चों ईवीएम कहा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और अगर स्टार्टिंग में बात करें, कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव का चिन्ह था, वो 2 बैलों की जोड़ी थी बच्चों, ठीक है। जैसे अभी आप देखेंगे तो जो आपका बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसका जो चुनाव चिन्ह है वो इस तरह से एक कमल है, ठीक है। और जो आपका आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है बच्चों, इस तरह से, है ना। और आप कांग्रेस देखेंगे तो कांग्रेस का इस तरह से हाथ है करके, है कि नहीं? इस तरह से, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है भाई, कोई जज मत करना, उनका हाथ है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, झाड़ू हो जाएगा आपका। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस का स्टार्टिंग का चुनाव चिन्ह था, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट वाज द इलेक्शन सिंबल ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन एंड गिव द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड ईवीएम। तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और स्टार्टिंग में जो आपका कांग्रेस का यहाँ पर इलेक्शन का सिंबल था, वो था भैया यहाँ पर पेयर ऑफ 2 ऑक्शन करके, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो इन सभी पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म को भी एक बार देख लीजिए। देखिए, पीयूएफ का फुल फॉर्म होता है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ओके बच्चों। एसवीडी का फुल फॉर्म होता है संयुक्त विधायक दल। टीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। और डीएमके का फुल फॉर्म होता है द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो जो क्वेश्चन में मैं आपको बोलता चलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप एक पेन और पेपर लेकर के या पेन और कॉपी लेकर के उसमें नोट करते हुए चल रहे होंगे इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर आप नोट करते हुए चलेंगे ना, तो याद भी होता हुआ चलेगा। तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को लिखते हुए चलिए, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने की संभावना है बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कारण देने हैं, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि 1960 के दशक को बहुत ज़्यादा डेंजरस डेकेड भी कहा जाता है। तो इस टाइम पे क्या-क्या चीज़ें हुई थी? 1962 का भारत चीन युद्ध देखने को मिला था, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था खासा यहाँ पर इफ़ेक्ट हुई थी। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध देखने को मिला था। सूखे की स्थिति पैदा होने के कारण खाद्यान्न संकट हुआ, इसीलिए तो इसी दौरान हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन भी देखने को मिला। 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हमें इसी टाइम पे देखने को मिली थी, है कि नहीं? और वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु 1960 के दशक में हुई थी? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? ये आपका यहाँ पर होमवर्क नंबर फर्स्ट मैं कहूँगा आज के लिए, ठीक है? होमवर्क नंबर फर्स्ट है। अभी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और एक-एक करके लगभग 3-4 होमवर्क दूँगा, कमेंट करके बताइएगा। जो भी बच्चा यहाँ पर सबसे पहले कमेंट करेगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा, उसके कमेंट को हार्ट का निशान तो दूँगा ही दूँगा, साथ ही साथ पिन भी कर दूँगा। जो बच्चा सबसे पहले यहाँ पर आंसर दे करके बताएगा मुझे, और करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस व्हाई 1960s इज आल्सो कॉल्ड अ डेंजरस डेकेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है कि 1962 में यहाँ पर हमें इंडिया चाइना वॉर देखने को मिला था। फिर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 में देखने को मिला। फिर फूड क्राइसिस देखने को मिला था यहाँ पर। और फिर 2 प्राइम मिनिस्टर जो थे, 2 प्राइम मिनिस्टर्स, उनका डेथ देखने को मिला था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा कब और किन के द्वारा की गई? तो भारत के अंदर जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वो 25 जून 1975 में हुई थी और राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी, फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा, ये राष्ट्रपति थे, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हेन एंड बाय whom द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया। तो 25 जून 1975 को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था इमरजेंसी, और प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल लगाए जाने के पीछे सरकार ने क्या तर्क दिया था? देखिए, जो इमरजेंसी लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था,
उसके पीछे सरकार ने अपना तर्क दिया था कि भैया ये कारण है जिस कारण से हम आपातकाल लगा रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 के तहत उन्होंने आपातकाल लगाया देश में आंतरिक गड़बड़ी या अंदरूनी गड़बड़ी बता करके कि भैया देश में बहुत ज्यादा गड़बड़ी फैल रही है, देश की अखंडता पर खतरा है। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई थी कि यहाँ पर इंटरनेशनली देखेंगे तो तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे देश को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं, जिस कारण से देश को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण उन्होंने दिए थे, रेल हड़ताल भी आप लिख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे भी आ सकता है कि आपातकाल के आर्थिक यहाँ पर कारण बताइए, किस कारण से जो आर्थिक कारण है, मतलब कि देखिए आपातकाल की बात करें, आपातकाल क्यों लगाया गया, तो जब मैं पढ़ता था 12th में तो उसको बांट लिया था मैंने, आर्थिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण, इस तरह से करके मैंने बांट दिया था। आर्थिक कारणों में आप लिख सकते हैं कि देश बहुत ज्यादा यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है हमारी अच्छी खासी खस्ता हालत में थी, क्योंकि कई युद्ध हमने झेल लिए थे। ठीक है, इंटरनेशनली जो ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा ऊपर थे। ये सब आर्थिक कारणों के अंदर आप लिख सकते हैं। राजनीतिक कारण में क्या लिख सकते हैं कि जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो बहुत ज्यादा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो गया, विरोध करना, ये सारी चीजें कर रही थी। सामाजिक कारण में आप लिख सकते हैं कि समाज का हर तबका महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। ठीक है, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपातकाल लगाए जाने के कारण बता रहा हूं बच्चों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बांट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें सरकार ने क्यों आपातकाल लगाया, तो सरकार ने ये तर्क दिया। ओके बच्चों, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट वाज द रीजनिंग गिवन बाय द गवर्नमेंट बिहाइंड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, शाह आयोग क्या था, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया, जिसे शाह आयोग या शाह जांच आयोग भी कहा जाता है, जिसका मेन काम था आपातकाल के दौरान घटी घटनाओं की जांच करना और ये बताना कि क्या वो सही था या गलत था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन, सन 1974 में हुए रेल हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज फर्नांडिस जो थे उनके द्वारा रेल हड़ताल का नेतृत्व किया गया था, जो 1974 में हुआ था। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हु लीड द रेल स्ट्राइक इन 1974, तो जॉर्ज फर्नांडिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपका कि निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, निवारक नजरबंदी क्या होता है। मुख्यतः किसी अपराध में संलग्न व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया जाता है, परंतु जब किसी व्यक्ति के स्वतंत्र रहने पर उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका होती है, उसे बंदी बना लिया जाता है। इसी को निवारक नजरबंदी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेनली किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाता है, जब वो कोई क्राइम कमिट करता है, जब वो कोई क्राइम करता है। ठीक है, लेकिन निवारक नजरबंदी के तहत क्या होता है कि अगर आपके ऊपर डाउट है ना कि हाँ ये बंदा है, इसने कुछ क्राइम किया होगा, डाउट है सिर्फ, अभी पुलिस को तुरंत उठा लेगी आपको। यही निवारक नजरबंदी है और इसका गलत इस्तेमाल किया गया था कांग्रेस के द्वारा इमरजेंसी के टाइम पे, आपातकाल के दौरान। ठीक है, उस टाइम पे कई जो अपोजिशन लीडर्स थे उनको जेल में इसी तरह से डाला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इन्हीं दो परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसके कारण 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई। तो रेल हड़ताल, देश में महंगाई का बढ़ना, वैसे मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, आपातकाल लगाए जाने के पीछे किन्हीं दो आर्थिक कारणों को बताइए। अब देखिए दो कह रखा है, मैंने कई सारे बता रखे हैं। जैसे आर्थिक कारणों की बात करें तो गरीबी हटाओ का जो नारा था, जो इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, कुछ खास चल नहीं पाया। एक ये कारण था कि आपातकाल लगाया गया। ध्यान रखिएगा, आर्थिक कारणों की बात कर रहे हैं जहां पैसे से रिलेटेड बात होनी चाहिए। बांग्लादेश आजादी के युद्ध के बाद देश की अर्थव्यवस्था और जो था उसके ऊपर खासा जोर पड़ा था। 1971 के अंदर जो हम लोग बांग्लादेश को आजाद करवाए थे पाकिस्तान से वॉर लड़के, उसके बाद जो देश की इकोनॉमी थी उस पर अच्छा खासा असर पड़ा था। क्योंकि देखिए, आप युद्ध तो जीत सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन उससे आप अगर जीत भी गए या हार भी गए, दोनों स्थिति में सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा आपके देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और वही हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला। हम लोग युद्ध जीत गए, नया देश भी बना दिया बांग्लादेश, लेकिन फिर भी हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा खासा फर्क देखने को मिला था बच्चों। औद्योगिक विकास की दर बहुत ज्यादा कम हो गई थी। अमेरिका द्वारा दी जाने वाली हर प्रकार की सहायता भारत को रोक दी गई थी। ठीक है, क्योंकि 1971 में उन्होंने बोला था कि ऐसे युद्ध वगैरह मत करो, पीछे हो जाओ। हम माने नहीं, हम करने लग गए। हम और यूएसएसआर का
समर्थन लेने लग गए। अमेरिका और पिनक गया और भड़क गया, बोला अरे भैया यहाँ भारत जो है यूएसएसआर का मदद ले रहा है, ले सारा मददें वापस ले लेते हैं इसका, ठीक है। और सैंक्शन पे सैंक्शन, सैंक्शन पे सैंक्शन, सैंक्शन पे सैंक्शन लगा दिया गया हमारे ऊपर, ठीक है। लेकिन हम भी भैया चालाक, हम बोले कोई बात नहीं, तुम करते रहो। 1971 में हम लोग यहाँ पर ये किए और 1974 में यहाँ पर हम लोग परमाणु बम फोड़ दिए और यहाँ पर अमेरिका का जल गया पूरा तरह से। अमेरिका बोला और ये भैया ये भारत तो सुधर ही नहीं रहा है यहाँ पे, और सैंक्शन पे सैंक्शन, सैंक्शन पे सैंक्शन लगा दिया, ठीक है। अब भैया इंदिरा गांधी करे तो करे क्या, इनका सत्ता जा रहा था, ऊपर से देश की आर्थिक स्थिति भी खस्ता थी। तो इंदिरा गांधी जी बोली भाई और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और ले भैया एकदम देश का हो गया बेड़ा गर्क, ठीक है। आपातकाल को हमारे देश के लोकतंत्र का एक काले अध्याय के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के किन्हीं 2 सबकों को लिखिए, ठीक है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और यहाँ पर वैसे तो 2 सबक मैंने बता रखे हैं, आपका ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है आपातकाल के सबक। तो आप अपना सपोर्ट मटेरियल उठाइएगा, वहां से देख लीजिएगा। वैसे एक काम करता हूं, मैं ही आपको सपोर्ट मटेरियल के अंदर दिखा देता हूं एक बारी। 20वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि आपातकाल की घटना जिसे भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में भी देखा जाता है, इसी संदर्भ में आपातकाल से सीखे सबकों का वर्णन करें, ठीक है। जैसे हम लोग कोई गलती करते हैं तो हमें कुछ सबक मिलते हैं ना कि अब ये गलती हम नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हमने पहले ये चीज़ें की थी जिस कारण से हमें ये बहुत बड़ी गलती हमसे ये हो गई, ठीक है। तो हर गलती करने के बाद हमें कुछ ना कुछ सबक ज़रूर मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब देश के अंदर आपातकाल लगाया गया तो हमें उससे कई सारे सबक सीखने को मिले कि भैया ये चीज़ हमें दोबारा से नहीं दोहरानी है, जिससे कि दोबारा आपातकाल ना लगाया जा सके, है कि नहीं बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपातकाल के सबक, ठीक है। आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई थी, लेकिन जल्दी ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया। इसी प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि आपातकाल जब लगाया गया, इस दौरान भारतीय लोकतंत्र का यानी इंडियन डेमोक्रेसी का क्या ताकत है या क्या कमजोरियां ही ये सारी सामने आ गई, ठीक है। और जल्दी ही ये देखने को मिला कि जो हमारा कामकाज है वो आपस से लोकतांत्रिक रूप से चलने लग गया, और हमें ये देखने को मिला कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। और आगे देखिए बता रखा है कि आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए, ठीक है। आपातकाल के दौरान जैसा कि आपको पता है लोगों के जो अधिकार है वो छीन लिए गए थे। तो आपातकाल के बाद ये देखने को मिला कि जो अलग अलग कोर्ट्स है उन्होंने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाई, या कह लीजिए एक्टिवली यहाँ पर भूमिका निभाई, और इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन भी यहाँ पर अस्तित्व में आए बच्चों। आगे बता रखा है कि संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, ठीक है। ये बोल करके आपातकाल लगाया गया था ना कि आंतरिक अशांति है, अब इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। अब आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब सशस्त्र विद्रोह हो, और इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देंगे, ऐसे बोल करके काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। और आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी, ये भी हमें सबक सीखने को मिला। आपने देखा कि ऐसे निवारक नजीरबंदी के तहत यहाँ पर अनेकों जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे जो अगेंस्ट में थे, ठीक है, अपोजिशन में थे, उनको गिरफ्तार किया गया है कि नहीं। तो जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने पुलिस वगैरह को, पुलिस प्रशासन को अपने औजार के रूप में इस्तेमाल किया आपातकाल के दौरान, ठीक है। तो ये सबक हमने सीखे हैं आपातकाल। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इंसिडेंट ऑफ इमरजेंसी which is also seen as the dark chapter of Indian democracy. In this context, describe what we learn from the emergency. ठीक है, तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य क्या था। तो संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य था सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट वाज द
गोल ऑफ टोटल रिवोल्यूशन, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए और यूपीए से क्या अभिप्राय है या इसका फुल फॉर्म बेसिकली पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी कहते हैं, और जो यूपीए होता है उसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसके बारे में मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की जो वीडियो बना रखी है उसके अंदर आपको ऑलरेडी बता भी रखा है, तो उन वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देख करके जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क नंबर 2 है कि भारत जो है उसने नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। ठीक है, व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, कमेंट योर आंसर। ओके बच्चों, 24वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में आए किन्हीं 2 महत्वपूर्ण बदलावों का वर्णन करें। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसटाइप है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखे गए, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा व दिशा को ही बदल करके रख दिया। ठीक है, आप देखेंगे तो गठबंधन का जो दौर शुरू हुआ था वो भी आपका उसी टाइम से शुरू हो गया। जैसे कि एक बता रखा है आर्थिक जो हमारी नीति थी, नई आर्थिक नीति, इसके तहत हमने एलपीजी अपनाया था। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को, गठबंधन की राजनीति उसी टाइम से शुरू हो गई थी। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है। तो एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिल करके सरकार बनाना गठबंधन की सरकार कहलाती है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मंडल मुद्दा क्या था। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर मैं चाहता था कि आप कमेंट करके बताएं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि मंडल मुद्दा था क्या बच्चों, और एक बार समझा भी देता हूं। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। ठीक है, मंडल मुद्दे से रिलेटेड, तो एक बार देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने आपका एनसीईआरटी का बुक खोल लिया है, पॉलिटिकल साइंस का 2nd वाला। ठीक है, इसका जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव। ठीक है, इसके अंदर आपका मंडल आयोग के बारे में बता रखा है, तो इसको थोड़ा सा देखिए बच्चों। ये है पेज नंबर 146। ठीक है, और यहाँ पर मंडल आयोग के बारे में बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मंडल आयोग के बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बताया गया है, दक्षिण के राज्यों में 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। ठीक है, और ये देखा गया कि भैया यहाँ पर जो ओबीसी होता है, देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ओबीसी की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट की बात की गई है, इनके लिए आरक्षण की बात की गई थी ताकि ये भी अन्य लोगों की तरह जो है समाज में अपना एक स्थान बना सके। ठीक है, इसके आगे देखिए बता रखा है कि इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया कि चलो भैया यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं, और इनके लिए जो ओबीसी के लोग होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, इनके लिए थोड़ा आरक्षण वगैरह के लिए हम काम करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई, और आम तौर पर यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस आयोग को इसके अध्यक्ष विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे वीपी मंडल। ठीक है, ये इन्हीं के नाम पर ये मंडल आयोग या मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वह इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय सुझाए। आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की। ठीक है, यहाँ पर इस आयोग से ये उपेक्षा की गई कि अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं ये कैसे समाज में ऊपर आ सकते हैं, है कि नहीं। तो इन चीज़ों को दूर करके मतलब उनकी जो भी कमियां हैं उनको दूर करके उनको कैसे समाज में ऊपर लाया जा सकता है, इस चीज़ के लिए यहाँ पर इनसे बोला गया कि आप बताइए यहाँ पर। तो इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की। ठीक है, और इस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आगे देखिए बताया गया है कि इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। अब यहाँ पर इस आयोग ने बोला कि अगर अदर बैकवर्ड कास्ट को ऊपर लाना है तो जो शिक्षा संस्थान है हमारे, ठीक है, और जो गवर्नमेंट जॉब्स है, यहाँ पर 27% का रिजर्वेशन इनको देना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया। 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उसको लागू करने का फैसला किया, और देखिए क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने लागू करने का फैसला किया तो सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का यहाँ पर स्वर उमड़ पड़ा, और यहाँ पर ये देखने को मिला कि सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती इसको दे दी गई,
और जो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई कि भैया ये चीज़ कैसे कर सकते हैं आप, रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो यही जो आपकी प्रक्रिया थी, इसे इंदिरा साहनी केस के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुआ। इसको इंदिरा साहनी केस भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई है और मैं कुछ चित्र भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से बिल्कुल विरोध प्रदर्शन हुआ है यहाँ पर, एकदम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। कुछ चित्र है इससे रिलेटेड, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर राजनीतिक माहौल सरगर्म हो उठा, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। देख रहे हैं इस तरह से विरोध प्रदर्शन पूरा पूरा हमें जगह जगह देखने को मिला था, मेनली उत्तर भारत के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि मंडल आयोग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जो मेन चीजें थी मैंने आपको बता दिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है बच्चों आपका, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि शाहबानो केस क्या था, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसने अपने पति से तलाक होने पर गुजारा भत्ता हासिल करने हेतु अदालत में अर्जी डाली तथा सर्वोच्च न्यायालय ने उसके हक में फैसला दिया। सरकार ने एक अधिनियम द्वारा इस फैसले को निरस्त कर दिया था। देखिए शाहबानो क्या थी, एक मुस्लिम महिला थी, ठीक है। अब उनके में क्या हुआ, तलाक हो गया भैया। उनके पति ने बोला तलाक तलाक तलाक, तो चलो भैया तलाक हो गया, ठीक है जी। अब वो बोली चलो तलाक हो गया लेकिन भैया गुजारा भत्ता करने के लिए पैसा तो दो, हम यहाँ कमाते उमाते तो है नहीं, हमको पैसा चाहिए। वो बोले कि हम आपको पैसा नहीं देंगे। इसको लेकर के उन्होंने केस कर दिया और जब केस किया तो अदालत ने उनके हक में फैसला दे दिया, ठीक है। फिर ये हक में फैसला दे दिया तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने बोला कि भाई आप हमारे खिलाफ यहाँ पर बात कर रहे हो, हमारे धर्म में इंटरफेरेंस कर रहे हो, ये चीज़ हम नहीं होने देंगे, ठीक है। और ये मुद्दा आगे चल के बहुत ज़्यादा जो है सो कि कह लीजिए आग भी पकड़ा था और बहुत ज़्यादा वायरल रहा था ये मुद्दा, ठीक है। तो ये आपका शाहबानो केस था। इसके ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास 10-15 मिनट का टाइम है तो यूट्यूब पर ना आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और भी ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे शाहबानो केस को लेकर के। तो अगर आप यूट्यूब पे 10-15 मिनट का वीडियो देख सकते हैं, किसी भी चैनल पे देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है, सीधा सर्च कर लीजिएगा शाहबानो केस क्या था और आ जाएगा। यहाँ तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, वहाँ पर बिल्कुल आपको डिटेल में बताया जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट वाज द शाहबानो केस और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट, मंडल आयोग की मुख्य 2 सिफारिशें कौन सी थी, मैंने आपको बताया। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जो थी उनके सरकारी नौकरियों में 27% सीटों का आरक्षण उनको बोला गया था। और हाँ एक चीज़ और, भूमि सुधारों को पूर्णतः लागू करने की बात की गई थी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। इसके आगे चले तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन्हें आप वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ के जाए। इनसे भी आपको काफ़ी यहाँ पर प्रश्न आ सकते हैं कल के पेपर के अंदर, यानी कल जो आपका एग्जाम होने वाला है इसके, ठीक है। देखिए यहाँ पर है कि हैदराबाद का विलय हमें देखने को मिला, कैसे उसके बारे में आपको बताना है। तो हैदराबाद के बारे में मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा। हैदराबाद के जो शासक थे निजाम थे और वो जो थे वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। 3 ऐसी रियासतें थी जिनका एकीकरण करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई थी। हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। और उन्हीं में से आपका एक हैदराबाद था, वो निजाम यहाँ पर आना नहीं चाहता था भारत के अंदर। बहुत ज़्यादा साम दाम दंड भेद लगा करके उनको यहाँ पर लाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा, ठीक है। और वो अपनी आर्मी भी खड़ा कर लिया था जिसे रजाकार कहा जाता था। और रजाकार जो था महिलाओं को ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था और भी लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। इन सब चीज़ों को देख करके हमें सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी और हैदराबाद को भारत में शामिल करना पड़ा था। 2 दिन का युद्ध चला था एक तरह से, ठीक है। आगे देखिए मणिपुर रियासत का विलय कैसे हुआ, तो मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बनी रहे, इसको लेकर के महाराजा बोधचंद्र सिंह व भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। जनता के दबाव में जून 1948 में निर्वाचन करवाया गया और इसी निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव भी हुए थे बच्चों, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर बता रखा है आपका नीति आयोग के बारे में कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को यहाँ पर हटा दिया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया जिसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। अभी के लिए कह लीजिए इलेक्शन आ गया है तो एक तरह से मान सकते हैं मोदी जी ही है, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर कोई और प्रधानमंत्री निकलते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं तो वो हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के पद पर जो भी बैठे हुए रहेंगे वही यहाँ पर हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं बच्चों, ठीक है। एवं वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार जी है। नीति शब्द का विस्तार की बात करें, नीति आयोग की बात कर रहा है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना से क्या तात्पर्य था कि अगले 5 सालों के लिए सरकार की आमदनी और खर्चा की योजना जो बनाई जाती है पंचवर्षीय योजना होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक यहाँ पर था
और जिसके अंदर कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपका यहाँ पर ये 1956 से 61 तक था, और औद्योगिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, फिर योजना आयोग के बारे में यहाँ पर बता रखा है, योजना आयोग के उद्देश्य बता रखा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे चले तो नीति आयोग के बारे में कुछ और बेसिक बेसिक बातें बताई गई हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर भारत की विदेश नीति पर नेहरू जी का प्रभाव बता रखा है कि भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमिट छाप है। नेहरू जी की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज गति से आर्थिक विकास करना। ठीक है, नेहरू जी जो थे इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति से अपनाकर हासिल करना चाहते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय विदेश नीति के तत्व बता रहे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचशील समझौते से रिलेटेड है ये, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पंचशील समझौता जो था बच्चों, ये 2 देशों के बीच में हुआ था आपका, एक तो इंडिया के बीच में, एक चाइना के बीच में। ठीक है, इंडिया की तरफ से हमारे नेहरू जी थे और चीन की तरफ से हमारे यहाँ पर चाउ एन लाई जी थे। कब हुआ था ये? 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था, जिसके अंदर कुछ मेन 5 बातें थी जिनके ऊपर दोनों देशों के बीच में सहमति हुई थी। ठीक है, अब ये कौन सी 5 बातें थी? कि एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण ना करना। यहाँ पर बोला गया भारत की तरफ से और चीन की तरफ से, दोनों की तरफ से बोला गया कि हम ना आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, ना आप हमारे ऊपर आक्रमण कीजिएगा। लेकिन चाइना ने इस चीज़ का उल्लंघन किया, पंचशील समझौते का, और 1962 के अंदर हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था, हमला कर दिया था। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, ये बात इसके अंदर की गई थी। एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करना, समानता और परस्पर मित्रता की भावना बनाए रखना, और शांति सह अस्तित्व को बनाए रखना, ये सारी बातें आपका पंचशील समझौते के अंदर किया था बच्चों, किया गया था बेसिकली। आगे चलिए, यहाँ पर भारत की परमाणु नीति के सिद्धांत बता रखा है कि भारत जो है वो परमाणु हथियारों का प्रयोग शांति के लिए करेगा, है कि नहीं। भारत अपनी सुरक्षा एवं आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा, और भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमने अपना रखा है। इसके आगे चले तो कुछ और बेसिक बातें दी गई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि सीटीबीटी और एनपीटी जैसे भेदभावपूर्ण अन्यायपूर्ण संधियों का विरोध हम लोग करते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, चुनाव आयोग की चुनौतियां क्या थी भैया उस टाइम पे चुनाव करवाने में? तो देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना बहुत ज़्यादा दिक्कत था उस टाइम पे, और चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना बहुत ज़्यादा दिक्कत था भैया, कैसे चुनावी क्षेत्र का सीमांकन करें। मतदाता सूची बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी चुनाव आयोग को, चुनाव करवाने में। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा दिक्कत था। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ रहा था, है कि नहीं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। आगे, कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, कांग्रेस ओ और आर बता रखा है। तो कांग्रेस ओ की बात करें तो सिंडिकेट समर्थित ग्रुप था, और आर की बात करें तो इंदिरा गांधी समर्थित ग्रुप था ये। ठीक है, यहाँ पर फिर विभिन्न पार्टियों के प्रणालियों के बारे में बता रखा है। एक दलीय प्रणाली क्या होता है, द्विदलीय और बहुदलीय क्या होता है। एक दलीय जहाँ पर एक ही दल हो, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो चाइना हो। द्विदलीय जहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टी हो जिस देश में, और बहुदलीय जैसे भारत हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है कि नहीं। चलिए, गठबंधन सरकारों के उदय के क्या कारण होते हैं यहाँ पर बता रखा है। तो राष्ट्रीय राजनीति दलों का कमजोर होना, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अगर वो वीक होती हैं तो यहाँ पर हमें कोलैटरल गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन का जो गवर्नमेंट है वो देखने को मिलता है, गठबंधन सरकारें। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव व सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका के कारण भी हमें गठबंधन की सरकारें देखने को मिलती है। जाति व संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय भी हमें देखने को मिलता है, मतलब इसके कारण भी यहाँ पर गठबंधन की राजनीति हमें देखने को मिलती है, गठबंधन सरकारें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, पंजाब समझौते के बारे में बता रखा है। जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद्र सिंह लोंगेवाला तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समझौते ने पंजाब में शांति स्थापना के प्रयास किए। ठीक है, नेक्स्ट, द्रविड़ आंदोलन के बारे में बता रखा है। वीडियो पॉज करके आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसके आगे चले तो यहाँ पर एक चीज़ है, 1990 के बाद प्रमुख बदलाव क्या क्या आए। तो कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति देखने को मिली। राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका देखने को मिली 1990 के बाद। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दा देखने को मिला। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देखने को मिला। गठबंधन की राजनीति का उदय देखने को मिला, है कि नहीं। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आ सकता है। अगला, सिक्किम का विलय कैसे हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर गोवा का विलय कैसे हुआ। देखिए, विलय को लेकर के क्वेश्चन बन जाएगा, या तो गोवा के ऊपर आ सकता है, ठीक है, या मणिपुर का आ जाएगा, या फिर हैदराबाद का आ जाएगा। इन तीनों में से किसी एक का आ सकता है। ठीक है, सबसे कम चांस रहता है सिक्किम का आने का, तो सिक्किम का भी आप देख लीजिए, वो भी दिखा देता हूँ मैं। गोवा के ऊपर भी आ सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। गोवा पहले पुर्तगाल के अधीन था
और बाद में हम लोग इसको अपने अंडर लिए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई गई, ये लास्ट वाले चैप्टर से है आपका। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाया गया था, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। ठीक है, इसमें ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन एलपीजी को उपलब्ध कराया गया है कि नहीं। उज्ज्वला योजना का नाम आपने सुना होगा, स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुना होगा, जनधन योजना का नाम सुना होगा, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसमें क्या था भैया, इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में हुआ और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण, किसानों को पर्याप्त बिजली पहुंचाना व अन्य उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना था। ठीक है, किसान फल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बाहरी लोगों का विरोध के लेकर के यहाँ पर कुछ दिया गया, आशु से संबंधित है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो अपना सपोर्ट मटेरियल देखिए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कोई फीडबैक हो तो मोस्ट वेलकम है। अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।